दोस्तों, स्वागत है आपका इस मैथ्स चैनल में। मैं आपको इतने अच्छे अच्छे मैथ्स के सवालों का सॉल्यूशन इस वीडियो में देने जा रहा हूं जो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलिएगा। विहान ने बैंक ए में 50,000 रुपये व बैंक बी में 30,000 रुपये जमा किए। भाई बैंक ए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज देता है। ठीक है। बैंक बी R+4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज देता है। क्या कहता है? 2 वर्ष बाद ए से मिलने वाले ब्याज बैंक बी से मिलने वाले ब्याज से 2100 रुपये कम है। आर का मान बताओ। तो मेरे भाइयों देखो जरा, 2 बैंक है आपके पास, बैंक नंबर ए और बैंक नंबर बी। बैंक ए में उसने 50,000 रुपये जमा किए थे और बैंक बी में कितने किए? उसने 30,000 रुपये जमा किए। ये R% पर किए, ये R+4% पर किए, ये भी 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए, लेकिन इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट और इस पे सिंपल इंटरेस्ट काउंट किया। तो अब क्या है कि इन दोनों ब्याजों का जो अंतर है, इन ब्याजों का जो अंतर है डिफरेंस, वो कितना है? 2100। ठीक है। तो कहता है कि आर का मान बताओ। इतना लिखने के बाद ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, इसमें पूछा है इसने आर की वैल्यू बताओ। ठीक है। तो मेरे भाई शॉर्ट से शॉर्ट तरीका सोल्व करने का इसका ये रहेगा। पहले मैंने ये जो डेटा आपके सामने लिखा है, ये डेटा इसीलिए लिखा है ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या और वो पूछ क्या रहा है। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। 2 बैंक लिए उसने, एक बैंक उसने ए लिया, दूसरा बी लिया। एक में 50,000 जमा किए, एक में 30,000 जमा किए। एक बैंक उसमें उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे बैंक में जमा किए, तो एक बैंक उसको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा बैंक उसको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है। इस तरह से बैंक ए से प्राप्त जो CI है, बैंक बी से प्राप्त SI का जो डिफरेंस है 2100 रुपये है। तो कहता है कि आर की वैल्यू बताओ। देखिएगा मेरे भाई, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताता हूँ पहले, उसके बाद समझाऊंगा पूरा लॉन्ग वाला भी। देखिए, ब्याजों का जो अंतर दिया है, ब्याजों का अंतर जब भी आपको दे, जो ये 2100 दिया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से कटेगा पूरा पूरा। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से पूरा पूरा कटेगा। तो आप ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन नंबर ए क्या 2100 को काटता है? बिल्कुल काटता है। क्या ऑप्शन नंबर बी 13 इसको काटता है? नहीं काटता है। कलर दूसरा ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी नहीं काटता। आपको पता है 13 से 2100 नहीं कटेगा। 8 से चेक कर लो, 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से काट के देख लो, 2100 को 9 से डिवाइड किया, 3 सते 21, 700 आ गया, और 3 तिया 9, 3 से 700 को नहीं काट सकते, इसलिए 9 से भी ये नहीं कटेगा। तो सीधी सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही है, 10। तो R% कितना है? 10% है, डेफिनेटली श्योरली। अब बोलोगे सर एक में तो उसने R% यूज किया है और एक में R+4% यूज किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फिर R+4 से भी कटना चाहिए। तो मेरे भाई डेफिनेटली ये R+4 से भी कटेगा। आपने R को चेक किया तो R 10% आ गया। अब आप R+4 निकालो। R+4 कितना आ जाएगा? 10+4 यानी कि आ गया आपके पास 14। क्या 14 से 2100 नहीं कटेगा? डेफिनेटली कटेगा। काट के देखो। 14 से इसको हमने काटा, 7 या 21, 300 ऊपर आ गए, 7 दूनी 14, 2 से 300 काट दिया, 150 आ गया। ये 150 आ गया भाई।
ये आ गया 150। तो आपने देखा कि ब्याजों का जो अंतर होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। क्लियर है? इसका एक तरीका हो रहा है, ये तो था भाई आपका फर्स्ट मेथड। अब इसका जो सेकंड मेथड है वो भी देख लो आप। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अब इसका जो सेकंड मेथड है मेरे भाई, सेकंड मेथड ये है, वो है आपका आंसर टैली। आंसर को आपको टैली करना होगा। आंसर को आप कैसे टैली करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने मान लीजिए आर ले लिया, आप लेके चले आर प्लस इक्वल्स टू 10। तो हम क्या करेंगे, 10% को लिखेंगे, 10% इक्वल्स टू 1/10 इक्वल्स टू 11/10। सी आई निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो ये 2 साल के लिए सी आई निकाल दो, 121/100 आ गया भाई। ठीक से लिख देता हूँ इसको, 121/100। फिर इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे, 121 का और 100 का, तो 21/100 आ गया भाई। ये आ गया आपका सी आई। क्या आ गया? ये सी आई आ गया, ये वाला। अब आप निकालेंगे एस आई, ये तो सी आई था, तो एस आई नहीं निकालना आपने, आपने निकालना है एस आई परसेंट, यानी कि ब्याज परसेंट निकालना आपको। इसको मैं थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट कर दूँ, आप देख सके इसको। अब निकालते हैं एस आई। एस आई होता है भैया आपका एस आई परसेंट आर गुना टी। तो आर कितना है 10, लेकिन दूसरे बैंक में उसने R+4 यानी कि 14% पे उसने दिया, तो R+4 कितना आ गया 14% और गुना 2 साल के लिए कितना आ गया 28% ब्याज आ गया। तो इसको 28% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 28/100। तो भाई इसमें तो डायरेक्ट SI निकल जाता है ना, तो डायरेक्ट SI निकला, तो ये कितना आ गया SI आ गया। अब क्या करना है कि इन दोनों का अंतर निकालो, डिफरेंस 28 का और 21 का निकालिएगा। कलर ले लो भाई दूसरा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आया भाई 7 आया। ये ब्याजों का क्या है, ये ब्याजों का अंतर ही तो है, ब्याजों का डिफरेंस है भाई ये। इस ब्याज के डिफरेंस से ये जो 2100 दिया है, ये ब्याज का डिफरेंस कट जाना चाहिए, ये 2100 जो दिया है। तो देखो 7 से 2100 कटेगा, डेफिनेटली कटेगा। 2100/7 दिया, 21,300 आ गया, तो ये पूरा पूरा कटना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये पूरा पूरा कटता है डिफरेंस से, तो आपका आंसर वही है जो आपने चूज किया है। इसका मतलब आपका आंसर है ये वाला, R=10। अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे किसी और तरीके से भी हल किया जा सकता है या फॉर्मूले में रख के सोल्व कर सकते हैं आप, तो आप करके देख लेना, आपका पूरा टाइम खा जाएगा ये। ठीक है ना? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है भाई क्वेश्चन, देखिएगा। एक निश्चित धनराशि पर पहले 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 4.5% है। अगले 8 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% है और 14 वर्ष के बाद ब्याज की दर 6% है। यदि 18 वर्ष के बाद ₹19,635 प्राप्त हुए हो तो मूलधन ज्ञात करो। देखो मेरे भाइयों, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि समय और दर दिया है आपको, आर दिया है आपको और टी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, आर दिया है, टी दिया है, तो आप ब्याज परसेंटेज निकाल लेंगे। ब्याज परसेंटेज देखिएगा 6 वर्ष के लिए, ये देखो ना 6 वर्ष के लिए क्या दर है 4.5। 6 गुना 4.5 को भाई 9/2 लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगले 8 वर्ष के लिए ब्याज
अगले 8 वर्ष के लिए 8 गुना क्या दर है भाई 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद भाई 14 वर्ष के बाद कितने वर्ष हो गए टोटल, देखो ध्यान से देखो, 8 और 6 कितने हो गए 14। तो अब जो दर रहेगी वो 6% की रहेगी। क्या रहेगी 6% की। 6 मैंने लिख लिया। उसके बाद लेकिन कितने महीनों के लिए, 14 वर्ष तो हो चुके और 18 वर्ष तक का पूछ रहा है। यदि 18 वर्ष की बात, तो 18 में से 14 गए, कितने बचे 4 बचे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 की कर दो भाई, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई कर दी। तो टोटल ब्याज निकाल लो भाई। अब कितना हो गया 2 से, जस्ट मिनट, कलर दूसरा ले लेते हैं, काटना भी है हमें। 2 से 6 को काटा तो 2 तिया 6 आ गया और 9 ती 27, यानी कि 27 प्लस 80 और प्लस 24, यानी कि ये आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा ये, 7 4 11, 131 आ गया भाई। क्या है ये, ब्याज परसेंटेज निकाली आपने। अब आपको लास्ट में दिया क्या है ये देखिएगा, इस पे गौर करिएगा। देखो वर्ष 18 वर्ष के बाद 19,635 प्राप्त हुए। कभी कभी पता है क्या, आप सोच रहे होंगे कि ये ब्याज है, लेकिन ये ब्याज नहीं है, ये अमाउंट है। कभी कभी हिंदी वाले पोर्शन को छोड़ के इंग्लिश वाले पोर्शन से क्लियर कर लोगे ये ब्याज है या अमाउंट है। इंग्लिश वाला पोर्शन पढ़ो, देखो आफ्टर 14 ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। ये ना, आफ्टर 14 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। फाइंड द प्रिंसिपल इफ़ द अमाउंट ऑब्टेन्ड आफ्टर 18 ईयर्स। तो ये अमाउंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है ये है अमाउंट। तो 19,635 क्या है, अमाउंट। और अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल और प्लस SI। तो सीधी सी बात है कि ये अमाउंट है। अब क्या करेंगे हम, कलर बदल लो भाई। हम क्या करेंगे, यहाँ से अमाउंट निकालेंगे तो इसे 100 में ऐड कर दो ना, तो 231% हो गया। ये अमाउंट है हमारी, हिसाब लगा लो आप, क्योंकि ये ब्याज परसेंट है ना ये, तो अमाउंट आ जाएगी 231%। अब क्या करेंगे कि ये जो 231% है ना, ये आइडेंटिकल किसके होगा, 19,635 के। काट लो भाई इसको, 7 ये ले लीजिएगा, 7 तिया 21 और 7 तिया 21 और 7 से इसे काटो, 7 दूनी 14, 4 बच गए, 46 हो गए, 7 7 दूनी 14, 14 5 बचे, 7 8 56 और फिर 35, 7 5 35, 0 लगा दो। तो 3 से इसे काटो, 11 नीचे आ गया, 3 9 27, 3 3 9, 3 5 15, फिर 11 से इसे काट दो भाई, 935 को, 11 8 88, 13 में 5.5 बचे, 11 5 55, यानी कि 85 आ गया। और भाई ये जो परसेंटेज का साइन है इसे मत भूलो, ये उधर जाके 100 में बदल जाएगा। तो 85 100 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर है आपका बी। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका बी। ऑप्शन नंबर आपका बी है मेरे भाई। मुझे लगता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो चलिएगा मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है भाई, देखिएगा। ये लीजिए भाई, आई होप कि क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। देखो भाई, क्वेश्चन 1 नंबर का है ये। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिएगा शुरू करते हैं इसको हल करना। कहता है कि ए और बी किसी काम की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से काम करते हैं। ओके, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले ए करेगा, फिर उसके बाद बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, ये क्रम चलता रहेगा भाई। वो एक साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। मैं लिख देता हूँ, एक साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। पता है ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उनमें सभी में
यही लिखा आता है कि वो एक साथ इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर वो एक साथ काम शुरू करते हैं तो एक अकेला कितने दिन में करेगा। लेकिन ये इनमें एक साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। अगर आज ए करेगा तो अगले दिन बी करेगा। कहते हैं कि ए और बी किसी काम की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से काम करते हैं। यदि ए काम शुरू करे तो काम 7 से 1/3 दिनों में समाप्त होता है। इसने जो ये बोला है ना कि यदि ए काम शुरू करे तो काम 7 से 1/3 दिन में समाप्त होता है, इसका मतलब है कि अगर ए काम शुरू कर रहा, काम तो दोनों को ही करना पड़ेगा, तो ए पहले दिन काम करेगा फिर दूसरे दिन बी काम करेगा। इसका मतलब ये है, ये मत समझ लेना आप कि ए ही उस खाली ए ही 7 से 1/3 दिन में काम को निपटा रहा है, नहीं। देखिएगा, पहले करता है ए फिर करता है बी, ठीक है। तो पहले दिन काम किया ए ने, दूसरे ये हमारे पास क्या है 7 सही 1/3 टोटल दिन लगे ए और बी दोनों को मिल करके, ठीक है। तो अब देखिएगा, पहले दिन करता है कौन, ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पाँचवें दिन ए, फिर ये 6 और फिर ये 7, टोटल कितने दिन हो गए 7 दिन हो गए। यू 8वां दिन है, 8वें दिन का 1/3 1/3। तो आप ये देखो कि ए ने कितने दिन काम किया, ए ने काम किया 1 2 3 4, यानी कि 4 दिन काम किया, 4 दिन। और बी ने कितने दिन काम किया 1 2 3 और ये 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सही 1/3 दिन, ठीक है भाई। ये भी दिन है और ये भी दिन है। इसका मतलब हुआ, देखिएगा आप लोग, 7 सही 1/3, 7 सही 1/3 हमारे पास टोटल दिन लगे ए और बी दोनों को काम करने में। तो ए ने कितने दिन काम किया 4 दिन किया, बी ने 3 सही 1/3 दिन काम किया। देखिएगा, क्वेश्चन को सोल्व तो मैं फटाक से कर दूंगा, लेकिन वो आपकी समझ नहीं आएगा। मुझे ये लॉन्ग वीडियो बनानी है ताकि आपको एक एक बात समझा सकूं, आपको भी ये पता हो कि 4 दिन कहाँ से आ गया, 3 सही 1/3 कहाँ से आ गया। अगर मैं इनको डायरेक्ट यूज़ कर लेता, कर भी सकता हूँ, बताऊँगा आपको कैसे यूज़ करते हैं, तो फिर आप सोचेंगे कि सर ने ठीक से समझाया नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाना चाहता हूँ। देखिएगा मेरे भाई, 4 दिन ये और 3 सही 1/3 दिन ये, तो जब मैं 7 सही 1/3, जब मैं इस 7 सही 1/3 से ये डाटा ला सकता हूँ, तो 7 सही 2/5, देखिएगा ये। अब हमारे पास क्या है, इसको छोड़ दीजिए, इसको ऊपर ही रखो। अब हमारे पास क्या है 7 सही 2/5, ये है ना मेरे भाई हमारे पास ये वाला 7 सही 2/5। इसको मैं कैसे ए और बी का काम यहाँ से निकालूंगा, मैं यहाँ से मैं ए और बी का काम ऐसे निकालूंगा, देखना ज़रा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, मैं डायरेक्ट निकालूंगा जैसे ऊपर मैंने किया, ऐसे ही आप सेकंड वाले पार्ट में करके निकाल सकते हैं। तो मैं ए का डायरेक्ट लिखूंगा। देखिएगा, जो इसने कहा है कि सेकंड केस में, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस यहाँ से पढ़िएगा, यदि बी काम शुरू करे तो काम 7 सही 2/5 दिनों में समाप्त होता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, देखिएगा। तो यहाँ पे बी पहले लिखा जाएगा, ए बाद में, क्योंकि ए बी पहले काम कर रहा है ना। अब इनमें 7 है, ये इसमें से 4 दिन तो बी करेगा, बाकी 3 दिन ए करेगा, और 2/5 ये चौथे दिन का एक हिस्सा है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये बी इतने दिन काम करेगा और ए करेगा 3 सही 2/5 दिन, और बी करेगा 4 दिन काम। ऐसे निकाल सकते हो आप लोग। ये कैसे आया, ये कैसे आया भाई, ये वाला हिस्सा ये ऐसे आया जैसे मैंने ये निकाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना। अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहा हूँ, चलिएगा। देखिए मेरे भाई, ये ए है और ये बी है। जब आपके पास 7 सही 1/3 दिन में काम समाप्त होता है, तो ये ए और ये बी, तो ए करेगा 7 और यानी कि 4 दिन में, और ये करेगा 3 सही 1/3 दिन में। जब आपके पास 7 सही 2/5 दिन में काम समाप्त होता है, देखिए ये वाला, तब आपका ये शुरू में बी लिखना पड़ेगा आपको अब, क्योंकि पहले बी काम कर रहा है ना। अब ये बी, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ,
कलर इसलिए दूसरा ले ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आए। अब यहाँ पे B यहाँ पे लेंगे और A यहाँ पे लेंगे तो B करेगा कितने दिन काम, 4 दिन। जो पहले काम करेगा ना वो 1 दिन ज़्यादा काम करेगा, और ये करेगा 3 सही 2/5 दिन। भाई क्लियर है। अब अगर मैं इनकी एफिशिएंसीज देखिएगा, ए की एफिशिएंसी को ए ही मान लेते हैं और बी की एफिशिएंसी बी ही मान लेते हैं। इसी तरह बी की एफिशिएंसी बी और ए की एफिशिएंसी ए। तो आपने ये पढ़ा होगा टोटल वर्क बराबर ई गुणा टी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। टोटल वर्क बराबर ई गुणा टी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो अगर मैं ए के केस में ले, ए के केस में तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए ही है, मैंने अभी बताया। और टाइम कितना लिया इसने, ए ने टाइम लिया 4 दिन, तो 4, तो इसका मतलब ये होगा इसने 4 ए काम किया। ए ने कितना काम किया, 4 ए काम किया। इसी तरह बी ने कितना किया भाई, देखो यहाँ पे ये देखिएगा ना, इसी के केस में ले रहा हूँ पहले। बी ने कितना काम किया, 3 सही 1/3 बी। बी की गुणा कर दी मैंने इसमें क्योंकि वो एफिशिएंसी है ना उसकी। तो इसी तरह से मेरे भाई टोटल वर्क बराबर ई गुणा टी से मैं निकाल लेता हूँ कि 4A प्लस 3 सही 1/3 बी, ये टोटल वर्क आ गया भाई पहले केस में टोटल वर्क। क्लियर है। और अब दूसरे केस में टोटल वर्क निकालता हूँ मैं। 4B देखिएगा यहाँ से, 4B और प्लस 3 सही 2/5 ए। देखो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। इस केस में भी इन्होंने एक दीवार बनाई थी और इस केस में भी एक दीवार बनाई। जब दोनों केस में समान दीवार बनाई तो टोटल वर्क बराबर होगा नहीं होगा इनका, तो इनको बराबर रख दो भाई टोटल वर्क को। क्योंकि पहले केस में भी ये एक ही काम कर रहे हैं, दूसरे केस में भी एक ही काम कर रहे हैं, तो इनका टोटल वर्क लेफ्ट साइड का और राइट साइड का टोटल वर्क दोनों बराबर होंगे। इनको मैंने दोनों को बराबर रख दिया। क्लियर है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कैसे करना है देखिएगा मेरे भाई। सोल्व ऐसे करते हैं कि जो ये आपका ए है और ये ए वाला पार्ट है, इन्हें घटाओ आपस में। ये 5 दिया 15 और 2 17/5 आ जाएगा भाई। तो जब 4 में से 17/5 घटाओगे आप और बराबर ये 4 में से ये 3 सही 1/3 यानी कि 10/3 घटाओगे आप, तो आपको पता नहीं है क्या आ जाएगा। यहाँ पे तो 5 चौक 20 यानी कि 3A/5 और यहाँ आ जाएगा 2/3 बी। यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, रेशो निकालना है ए और बी का। तो मेरे भाई जब इसको सोल्व करोगे ना, आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 3 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9A बराबर 10B। इसका मतलब ये हो गया कि A/B बराबर 10/9। यहाँ तक मेरे भाई आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। जस्ट ए मिनट, यहाँ तक मेरे भाई आप लोगों को 9A बराबर 10B या फिर A/B आ जाएगा आपका 10/9। 10/9 थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, यानी कि A/B आप डायरेक्ट लिख लो 10/9, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, 10/9। अब करना क्या है, अब करना ये है मेरे भाई कि टोटल वर्क कहाँ है आपका। ये आपके टोटल वर्क ही तो है, यू भी टोटल वर्क है और यू भी टोटल वर्क है। टोटल वर्क निकाल लो। अगर आपने टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क देखिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, टोटल वर्क निकालते हैं भाई। टोटल वर्क थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको। टोटल वर्क निकालेंगे तो कितना है, 4A प्लस 3 सही 1/3 बी। ए और बी की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 4 गुना 10 और प्लस 3 3 9 और 1 10/3 और गुना बी की वैल्यू कितनी है भाई 9। देखो ये है ना वैल्यूज,
ये वैल्यूज ही तो हैं। अब इस तरह से ये 70 आ गया 70 टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया भाई बच्चों? टोटल वर्क आ गया आपका 70। क्लियर है? अब आप 70 को किसी की भी एफिशिएंसी से ए का अगर पूछ रहा है, देखिएगा आपसे, अगर ए अकेला कितने दिन में काम करेगा तो ए की एफिशिएंसी से भाग कर दो तो आपका दिन आ जाएगा, समय आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है प्यारे बच्चों? ए की एफिशिएंसी है आपकी 10, ये निकाली तो अभी 10 से डिवाइड किया बराबर 7 दिन आ गया भाई। आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है। इसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था और 1 नंबर का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया। अगर आपके इस तरह का क्वेश्चन फ्यूचर में सामने आ गया तो आप 1 मिनट नहीं लगाने के उसे सोल्व करने में। ठीक है, ये तो आपको समझाने में समय गया है, नहीं तो ये 30, 40, 50 सेकंड का 40 सेकंड का क्वेश्चन है नहीं। 40 सेकंड में आप इसको हल करके सोल्यूशन रख दोगे एक तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन पे आ जाओ आप लोग। देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। 10, 20, 50 सवाल आपने पहले कर रखे हों। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक थोक विक्रेता ने 40 रुपये 40 प्रति किलोग्राम की दर से 720 किलोग्राम बाजरा खरीदा। उसने इसमें से 320 किलोग्राम बाजरा 8% के लाभ पर व 240 किलोग्राम 8% की हानि पर बेचा। अपने आरंभिक निवेश पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बाजरे को प्रति किलोग्राम किस दर पर बेचना चाहिए? ठीक है भाई, क्वेश्चन को देखो। देखिएगा, आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश में ही पढ़ना पसंद करते हैं। मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन कंप्लीटली इंग्लिश में भी करा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि आप लोगों को मैं अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना, तो आप खुद से थोड़ी मेहनत करके उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि एक ही साथ दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? A wholesaler purchased 650 kg of millets at rupees 40 per kg. He sold 320 kg of it at a profit of 8% and 240 kg at a loss of 8%. At what rate per kg? At what rate per kg in rupees should he sell the remaining millets to gain 15% on his initial investment? देखिएगा भाई, ये जो मिलेट कर रहे हैं ना, ये मिलेट होता है बाजरा। बाजरा कम से कम 8-10 तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ इसका मतलब बाजरे से है और कुछ नहीं है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप। टोटल कितना किलोग्राम बाजरा खरीदा? 720 किलोग्राम, और उसने इसमें से 320 किलोग्राम बाजरा 8% के लाभ पर 320 किलोग्राम 320 किलोग्राम कितने में से? 720 में से। कितने परसेंट के लाभ पर? 8% के लाभ पर। ठीक है भाई, लाभ है तो ये प्लस का होगा ही होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्लियर है? परसेंटेज का साइन भी लगाएंगे, लेकिन वो सभी में परसेंटेज का साइन चलिएगा, आगे बात आगे बताएंगे। फिर कहता है कि 240 किलोग्राम 8% की हानि पर बेचा। अब हानि है तो माइनस का साइन लगा दो। 240 कितने में से भाई? 720 में से, और गुना 8% की हानि। उसने आरंभिक निवेश पर 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बाजरे को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए? ठीक है भाई, शेष बाजरा कितना बचा भाई? हमें नहीं पता। कहता है कि कितने परसेंट पे, मान लीजिए x% के लाभ पे बेचना चाहिए। शेष बाजरा कितना बचा भाई? 320 बेच दिया उसने, फिर 240 बेच दिया, 0, 4, 2, 6 और 560।
560 को 720 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, 12 में से 6 गए 6 और 1 यानी कि 160, 160/720 ये पार्ट बचा। और मान लीजिए हमने ये X% के प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। इस तरह से उसे टोटल 15% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? टोटल 15% का उसे इस तरह से प्रॉफिट हो गया। देखिएगा सभी में, इसमें भी, इसमें भी तीनों में परसेंट का साइन आएगा, ठीक है। और इस 15 के साथ भी परसेंट का साइन आएगा। तो तीन इस तरफ से परसेंट कॉमन लेकर के इस तरफ के परसेंट से कट जाएगा, इसीलिए उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। क्लियर है ये बात? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। कलर दूसरा लेते हैं भाई। 0 से 0 गया, 8 चौक 32, 8 नम 72, 4 8 32/9 आ गया भाई। क्या लिखेंगे इसको? 32/9 माइनस के, इसको काट लो। 0 से 0 गया भाई, 8 तिया 24, 8 नम 72, 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी कि 8/3 आ गया भाई। क्लियर है? 8/3 सॉरी, 8/3 ना करके, क्योंकि यहाँ 32/9 है, इसको 9 ही रहने दो। 3 से इसे काटो ही मत, यानी कि ये 24/9 आ जाएगा। क्लियर है? देखिएगा हमने काटा था ये 8 तिया 24, 8 नम 72, तो यानी कि 24/9 आ गया भाई। प्लस इसको काट दो, 0 से 0 गया, 8 दूनी 16, 8 नम 72 यानी कि 2x/9 बराबर 15। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। उसके बाद सभी में 9 9 9 है, तो 9 को कॉमन लेके उधर पहुँचा दो। 32 में से ये घटा दो 24, 8 बचेगा। तो 8 बचेगा, यहाँ पे लिख लो 8 और प्लस 2x बराबर 15 गुना 9 आ जाएगा। 9 कॉमन लेके ऊपर लेके ना, तो 15 निम्मा 135 आ गया भाई। डायरेक्ट लिख दो 135 आ गया। अब इसमें से 8 घटा दो, 8 उधर जाके घट जाएगा भाई। घटाओ 8, कितना आ गया? 15 में से 8 गए 7 बचे, 127 आ गया भाई। 127 को 2 से काटेंगे भाई, तो 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा भाई 2 छिकी 12 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10,